Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर का नाम है हीट। तो हीट बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल, एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है। जल्दी से इसको डिस्कस करेंगे और खत्म करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और लास्ट में खूब सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लाइट के बारे में पढ़ा है। तो हमने पढ़ा था कि लाइट एक एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है। उसी तरह हीट भी एक एनर्जी ही है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमें गर्माहट फील होती है। मतलब हीट को हम देख नहीं सकते लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं। और हीट अलग अलग तरीकों से बनती है। इट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि अगर आप अभी हाथों को ऐसे रब करो तो आप देखोगे कि हाथों में ना थोड़ा गर्म होने लग जाएंगे। और अगर आप बड़ी देर तक करते रहोगे तो इससे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, तो फ्रिक्शन को छोड़ो, लेकिन इससे गर्मी ज़्यादा लगने लग जाएगी और वो यही हीट आपको चुभने लग जाएगी। नेक्स्ट इज द केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जब हमारी गाड़ियों में फ्यूल, पेट्रोल, डीजल बर्न होता है, दैट इज द केमिकल एनर्जी। और इससे भी हीट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जब हम अपने घर में कोई बल्ब ऑन करते हैं, हीटर ऑन करते हैं, तो इन सब को जलाने से ही हीटर में या बल्ब के फिलामेंट भी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो हर केस में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है या मैकेनिकल है, वो हीट की एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। आगे बात करते हैं द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हीट। कहाँ कहाँ से हीट मिलती है। हीट मिलती है सन से, जो हमारे लिए एक प्राइमरी सोर्स है अर्थ के ऊपर। हैंड्स को रब करने से, जैसे अभी हमने बात की, मैकेनिकल एनर्जी, बर्निंग ऑफ फ्यूल से, इलेक्ट्रिक करंट से, तो इन सब से हमें हीट मिलती है, राइट। तो हीट बेसिकली तब आती है जब एनर्जी चेंज होती है। किसी भी तरह की एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है। इसे हम हीट एनर्जी भी बुलाते हैं और इसे हम थर्मल एनर्जी भी बुलाते हैं, राइट। तो थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी लिखा हो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। अब सन हमें गर्म क्यों लगता है? क्योंकि सन ना कुछ हमारे तरफ ना कुछ हीट एनर्जी भेजता है अर्थ की तरफ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ये हमारे अर्थ को हीट अप करती हैं, हमारे अर्थ से पानी को इवेपोरेट करती है, क्लाउड्स बनाती है, रेन बनाती हैं। और इवन हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी, जिससे खाना और ऑक्सीजन बनते हैं, वो भी इसी एनर्जी की वजह से होती है। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ हीट की अगर बात करें तो हीट कैसे फ्लो करती है। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपके आसपास, ठीक है, दूध का पतीला आपने गर्म किया, दूध बॉईल किया, दूध गर्म किया, उसको साइड पर रख दो। अब धीरे धीरे आप देखोगे कि दूध ठंडा होता जाएगा, लेकिन ठंडा होते होते वो बर्फ नहीं बन जाएगा, इतना ठंडा नहीं होगा। जितनी उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर है उतना वो ठंडा हो जाएगा, राइट। ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब है एनर्जी हमेशा, हीट एनर्जी या हीट का जो फ्लो है वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है। मतलब जो चीज गर्म है ना, वो धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी और ये हीट गुम नहीं होगी, ये हीट आसपास की सराउंडिंग्स को मिलती जाएगी। बात क्लियर हुई? तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट टू द कूलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे कई बार होता है ना, सर्दियों में क्या होता है, अब सर्दियां आ भी गई हैं तो ठंड लगती है बहुत ज्यादा। तो जब हमें ठंड लगती है ना, तो जिसके हाथ गर्म होते हैं ना, हम उसके हाथ उसको बोलते हैं, यार थोड़ी देर प्लीज हाथ पकड़ने दो। तो होता क्या है कि उसके हाथ से हीट हमें ट्रांसफर हो जाती है। तो हमें तो अच्छा लगता है, हमें तो गर्म लगता है, लेकिन उसको ठंड लगने लग जाती है क्योंकि हम उसकी हीट ले रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स। एग्जाम्पल, टचिंग हॉट वाटर। तो गर्म पानी से एनर्जी हमारे हैंड को फ्लो होती है। जब हम आइस को टच करते हैं तो हमारे हाथ गर्म होते हैं और आइस ठंडी होती है। तो अब हीट का फ्लो हैंड से आइस की तरफ को होता है, इस वजह से हमें ठंड लगती है। अब हीट फ्लोज कंटिन्यूअस अंटिल बोथ द बॉडीज रीच द सेम टेम्परेचर, और इसे ही हम थर्मल इक्विलिब्रियम बुलाते हैं। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब जब तक टेम्परेचर सेम नहीं आ जाता।
अगर आप आइस को पकड़े रखोगे तो आइस आपको ठंड लगती रहेगी, आइस को गर्माहट मिलती रहेगी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देखोगे आइस पिघलती रहेगी, पिघलती रहेगी, पिघलती रहेगी और एक टाइम आएगा जब आपको वो एक ऐसा पानी फ़ील हो रहा होगा, ऐसा लगेगा कि इसका मतलब ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, राइट? क्यों? क्योंकि आपके हाथ से गर्माहट उसको गई और वो तब तक ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है जब तक दोनों ही बॉडी सेम टेम्परेचर पर नहीं पहुँच जाती। अब हीट होती क्या है? अगर मैं आपको बोलूँ कि आप हीट को मुझे डिफाइन कर दो, आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो आप क्या लिखोगे? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जहाँ पर फ्लो ऑफ हीट इज़ फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कूलर बॉडी और द कोल्डर बॉडी जब वो दोनों कॉन्टैक्ट में हैं। जी हाँ बच्चों, अब आइस फ्रिज में पड़ी है, मुझे यहाँ थोड़ा ना ठंड लग रही है क्योंकि आइस है, राइट? तो आइस का सोच के ही मुझे ठंड नहीं लग रही है या मेरी बॉडी की हीट आइस में कन्वर्ट नहीं हो रही है। लेकिन जब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएँगे, जब मेरा हाथ आइस को टच करेगा, तब ये हीट का ट्रांसफर होगा। सो इट फ्लोज़ अंटिल बोथ रीचेज़ द इक्वल टेम्परेचर। अब यूनिट्स क्या है हीट के? सबसे पहला यूनिट है जूल, कैपिटल जे, एसआई यूनिट है। उसके सिवा कैलोरी, किलो कैलोरी ये सारे हीट के ही यूनिट्स हैं। ठीक है? इनके बीच में ना थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या-क्या होता है। जैसे कि 1 कैलोरी इज़ द हीट नीडेड टू रेज़ द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री। तो ये डेफिनेशन इज़ सुपर डुपर इम्पोर्टेंट क्योंकि ये एग्ज़ाम में आती है, राइट? अब जहाँ पर भी वर्ड स्मॉल के है यानी कि किलो है, तो किलो का मतलब होता है 1000 तो सीधा-सा है 1 किलो के स्मॉल 1 किलो कैलोरी इज़ इक्वल टू 1000 कैलोरीज, राइट? अब यहाँ पर एक बात जो मुझे आपसे पूछनी है कि हमने पानी का क्यों लिखा? हम यहाँ अल्कोहल, फिनोल, ये वो सो, दूध, पानी, दूध कुछ भी लिख सकते थे, जूस कुछ भी लिख सकते थे। व्हाई वी टुक ओनली वाटर? द रीजन बीइंग वाटर एक स्टैंडर्ड है क्योंकि अबंडेंट है और इट हैज द स्टेबल हीटिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसलिए हम जब भी डिफाइन करते हैं तो हम वाटर को ही यूज करते हैं। अब जूल और कैलोरी दोनों ही हीट के यूनिट्स हैं और दोनों ही हमें हीट को अलग अलग तरह से मेजर करने में हेल्प करते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। 1 कैलोरी मतलब कि वो हीट जो हमें 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए चाहिए, बस वही है। नेक्स्ट, कन्वर्जन्स की बात करें सो 1 कैलोरी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.2 जूल और 1 जूल इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.24 कैलोरी। तो ये हैं हमारी कुछ कन्वर्जन्स जो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हीट वर्सेस टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस क्या है? टेम्परेचर क्या है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, दैट इज टेम्परेचर। हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है जब तक ये जो टेम्परेचर डिफरेंस बराबर नहीं हो जाता, मतलब जब तक दोनों ही बॉडी सेम टेम्परेचर पर नहीं आ जाती। ये हीट क्यों ट्रांसफर हो रही है? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे कि एक वार्म पानी की बकेट है, एक बकेट है जिसमें गर्म पानी है, उसमें ज्यादा हीट है देन अ कप ऑफ हॉट से वाटर, राइट? क्यों? क्योंकि हीट डिपेंड करती है क्वांटिटी पर भी, टेम्परेचर पर भी। तो जब टेम्परेचर, अब दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है तो इसे हम बुलाएंगे, कौन कितना गर्म है, कौन ज्यादा गर्म है, कौन ठंडा है। सो दैट इज द टेम्परेचर, राइट? और हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है। अब टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज, कितनी कोई भी बॉडी गर्म है या फिर वो कितनी ठंडी है, वो होता है हमारा टेम्परेचर। एंड आवर सेंस ऑफ टच इज अनरिलायबल। अब मैंने अभी इस टेबल को टच किया, अब मुझे नहीं पता ये इसका टेम्परेचर क्या है, ये 20 है, 21 है, 25 डिग्री है, कितना है, मुझे नहीं पता। तो सेंस ऑफ टच इज वेरी अनरिलायबल। मैं सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि आज ठंडा लग रहा है, मतलब टेबल ठंडा है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, मेरी बॉडी गर्म है। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ, मैं कंपैरिजन में बता सकती हूँ। कितना ठंडा या कितना गर्म है वो मैं नहीं बता सकती। So temperature is the measure of degree of hotness or coldness of the body and when बॉडी इज हीटेड उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और जब कोई किसी भी बॉडी को हम ठंडा करते हैं व्हेन इट इज कूल्ड उसका टेम्परेचर गिर जाता है। जैसे आवर स्किन्स टेम्परेचर अडेप्ट,
ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वेदर आउटसाइड। करेक्ट। अब बात करते हैं यूनिट्स की। अब टेम्परेचर की यूनिट्स ना बड़े इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर के 3 यूनिट्स आते हैं। सबसे पहला बड़ा सिंपल, बड़ा इजी, डे टू डे लाइफ में बात करने वाला डिग्री सेल्सियस। दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। याद रखना, केल्विन में हम कभी भी डिग्री नहीं लगाते, इट इज़ जस्ट रिटन कैपिटल के। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्मोमीटर की, यानी कि वो डिवाइस जो किसको मेजर करने में हेल्प करता है? एग्जैक्टली टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करता है। तो ये वर्क करता है, अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है थर्मोमीटर होता है। थर्मोमीटर में एक लिक्विड होता है जो मरकरी होता है। जब मरकरी गर्म हो जाता है तो वो एक्सपैंड हो जाता है, जब मरकरी ठंडा हो जाता है तो वो कंट्रैक्ट हो जाता है। बस इतनी सी बात है। तो इट वर्क्स ऑन द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। अब जैसे नॉर्मल, अगर आपने एक नॉर्मल जगह पर थर्मोमीटर को रखा है ना, वो नॉर्मल रीडिंग आपको देगा, ठीक है, वही 94 के अराउंड कुछ ऐसे, या फिर उससे भी कम। जब हम उसको माउथ में टंग के नीचे रखते हैं या अपनी आर्मपिट्स के नीचे रखते हैं तो ये जगहें ना गर्म होती हैं। गर्म होने की वजह से अब मरकरी एक्सपैंड होने लगता है और ये इस कैपिलरी ट्यूब में राइज होने लगता है, जिससे हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर पता चलता है। सो ग्लास बल्ब फिल्ड विद द मरकरी, राइट। तो ये ग्लास बल्ब होता है और इस बल्ब में हम मरकरी डालते हैं। कैपिलरी ट्यूब होती है विच अलाउज मरकरी टू राइज, और एक स्टेम होती है, ये स्टेम होती है जहाँ पर मार्किंग्स लिखी होती हैं, जैसे यहाँ पर -10, 0, 10, 20 से लेके 110 तक है। तो ये जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना, ये एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ठीक है। टिपिकल स्केल जो है वो -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आगे अब एक्टिविटी अगर हम एक करें, बड़ी ही सिंपल सी है। इट इज द दैट द सेंस ऑफ टच इज अनरिलायबल। तो आइस वाटर फील्स कोल्ड, हॉट वाटर फील्स हॉट, लेकिन टच हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बता सकता। तो ह्यूमन स्किन में सेंसेस हैं, राइट, वो हमें कंपैरिजन बता सकते हैं थोड़ा बहुत कि कितना गर्म है या फिर रिलेटिवली कौन कितना ठंडा है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू हमें नहीं पता चल सकती है, राइट। तो अब यहाँ बर्फ डाली है तो ये ठंडा लगेगा, यहाँ पर नीचे बर्नर ऑन किया तो ये गर्म लगेगा। बस एक ठंडा है एक गर्म है, हम सिर्फ इतना बता सकते हैं। एक्चुअल वैल्यू क्या है, कितना गर्म या कितना ठंडा, वो हम नहीं बता सकते, हमारी सेंस ऑफ टच नहीं बता सकता। अब बात करेंगे सेल्सियस स्केल की। सेल्सियस स्केल देखो, ये सारे ही स्केल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनकी आइस पॉइंट क्या है, स्टीम पॉइंट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आइस पॉइंट ऑफ डिग्री सेल्सियस इज 0 डिग्री सेल्सियस। इस टाइम तक पूरा का पूरा पानी जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, आइस बन जाता है। स्टीम पॉइंट ये वो पॉइंट है जहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है और पानी बॉयल होने लग जाता है। पानी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है। यहाँ पर लिक्विड से सॉलिड होता है और यहाँ पर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। अब अगर आप थर्मोमीटर को देखो तो यहाँ पर इक्वल, इट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, और दैट इज द डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट की बात करें तो आइस पॉइंट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और स्टीम पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। मतलब कि जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा और जब लिक्विड गैस में चेंज होगी तो वो है 0, 100, दिस इज 32 एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल 180 पार्ट्स, ठीक है। इन दोनों को डिफरेंस करो, 180 पार्ट्स आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये स्केल्स हैं जिनका पता होना चाहिए, आगे बड़े काम आने वाले हैं। नेक्स्ट आता है केल्विन स्केल, जिसमें हम डिग्री नहीं लगाते, इसे हम एब्सोल्यूट स्केल बुलाते हैं। आइस पॉइंट क्या है, इट इज़ 273 केल्विन और स्टीम पॉइंट है 373 केल्विन। दोनों को माइनस करो, सो कितने, देयर आर 100 डिविजन्स, राइट। तो यहाँ पर नो नेगेटिव टेम्परेचर, आप बिल्कुल नेगेटिव में टेम्परेचर नहीं देखोगे। 0 केल्विन एक एब्सोल्यूट 0 होता है जहाँ पर किसी तरह की कोई मॉलिक्यूलर मोशन नहीं देखा जाता। अब कन्वर्जन्स सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। अब मान लो कि आपको एक टेम्परेचर दिया है, से फ़ारेनहाइट में आपको सेल्सियस में करना है, या सेल्सियस में दिया है आपको फ़ारेनहाइट में करना है, या केल्विन
सेल्सियस में दिया है, केल्विन में करना है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो जब मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है चैप्टर को, तब मैंने आपको बताया है कि ये कैसे होता है, लेकिन हम कुछ नहीं ऐसा करेंगे, अब टाइम आ गया है कि हम इनको याद रखें। सो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। अब अगर C इधर चला जाता है और F इधर आ जाता है, तो सेल्सियस इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर दो, 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32, ठीक है। तो बेसिकली ये सब इधर को चला गया, तो प्लस का माइनस हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, बस इतना सा हुआ, करेक्ट। केल्विन स्केल में तो केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, राइट। तो ये अब बस वो चीजें हैं जो अब याद हो जानी चाहिए अब तक। अब हम इफेक्ट्स ऑफ हीट पढ़ने वाले हैं। तो जब मेन इफेक्ट क्या होते हैं हीट के, ठीक है। तो मेन इफेक्ट होते हैं या तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा या उसका साइज चेंज हो जाएगा, वो चीज़ एक्सपैंड कर जाएगी, और इस क्लास में हम थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। और या तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, जैसे अभी हम देख रहे थे ना, सॉलिड लिक्विड में या लिक्विड गैस में, कुछ भी, बस ये चेंज हो जाएगा। तो ये ही तीन मेन इफेक्ट्स हैं, जिसमें से सबसे पहले है चेंज इन टेम्परेचर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं चेंज इन स्टेट की। यहाँ पर काफी सारी छोटी छोटी टर्म्स हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। मेल्टिंग या फ्यूजन मतलब जब चीजें मेल्ट हो रही हैं, ठीक है। मेल्ट हो रही है मतलब कि सॉलिड है वो लिक्विड बन रहा है, आइस पानी बन रही है। तो इस केस में क्योंकि ये ज्यादा ठंडा है, ये कम ठंडा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। बात क्लियर हो गई। सो एग्जाम्पल, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री, तो टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट ड्यूरिंग द मेल्टिंग। अब एक बात याद रखनी है कि जब आइस मेल्ट हो रही है तो आइस के मेल्ट होने के टाइम जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही रहेगा। जब पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी तब टेम्परेचर चेंज होगा। नेक्स्ट, फ्रीजिंग, यानी कि लिक्विड से सॉलिड बनना, यानी कि पानी से आइस का बनना। तो इस केस में हीट रिलीज होगी और ये ठंडा हो जाएगा, राइट। यही पढ़ा ना चेंज इन टेम्परेचर में। सो एग्जाम्पल, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। आगे आ जाओ। नेक्स्ट है बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। अब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि आइस अब स्टीम बन रही है, तो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी एंड इट हैपेंस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे ये होगा, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर, ठीक है। ये जो वाटर है, वाटर के लिए ये 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा, करेक्ट। 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी बॉयल होता है, सिंपल। अब बात करते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी तब क्या होगा, यानी कि जब स्टीम, सॉरी ये आइस नहीं, यहाँ पर पानी होना था, वाटर। जब स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगी तो अब हीट रिलीज हो जाएगी, स्टीम कंडेंस हो जाएगी एट 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। बात बात क्लियर है। अब बात करते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन मतलब जब लिक्विड गैस बन रही है, तो ये बड़ा ही सिंपल एक कॉमन सा फिनोमेना है। जब आप अपने कपड़ों को, घरों में कपड़ों को सुखाते हो तो वो कैसे सूखते हैं, उन कपड़ों में जब पानी होता है और जब उस पे हीट हीट वहां पर लगती है, हीट टेम्परेचर बढ़ता है, जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो यही लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वो कपड़ों से उड़ जाता है। एग्जैक्टली तो दैट इट हैपन्स एट एनी टेम्परेचर, लेकिन ये काफ़ी स्लो प्रोसेस देखा गया है। और ये जो हम कपड़े सुखाते हैं ना, उनमें ये परफेक्टली वही एग्जाम्पल है इवेपोरेशन का। अब अभी तक तो हम सॉलिड को लिक्विड में, देखो सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को गैस में या गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे थे। अब वो समय आ गया है कि अब हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस बना दे या गैस को डायरेक्टली सॉलिड बना दे, लिक्विड स्टेट आए ही ना। सो दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जब यहाँ पर सॉलिड गैस बन जाएगा डायरेक्टली, एग्जाम्पल कैम्फर और नेप्थलीन। दूसरा डेपोजिशन, जब गैस डायरेक्टली सॉलिड बन जाएगी, सो दिस इज डेपोजिशन। क्लियर हो गया। ये टर्म्स यहाँ पर इतनी ही सिंपल हैं और इतनी ही सिंपल तरीके से आपको पढ़नी है।
अब बात करते हैं, दिस इज समथिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज द लेटेंट हीट। अब जितने भी प्रोसेसेस अभी तक हमने पढ़े चेंज ऑफ स्टेट में, सब में क्या हो रहा है, या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है या तो हीट रिलीज हो रही है, लेकिन विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। इस समय पर जब स्टेट चेंज हो रही है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। बात क्लियर हो गई? सो इट इज यूज टू ब्रेक और फॉर्म द मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। सो दिस इज व्हाट द लेटेंट हीट इज। आगे बढ़ते हैं। नाउ द थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन, थर्मली वो एक्सपैंड करते हैं, ये क्या होता है? तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट जो हमने पढ़ा था, चेंज इन टेम्परेचर लास्ट था चेंज इन स्टेट और बीच में थर्मल एक्सपेंशन था। याद से थर्मल एक्सपेंशन यहाँ पर अच्छे से आपने समझ लिया ना, तो जब क्लास 8 में लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम वाली एक्सपेंशन, ये सब पढ़ोगे ना तो वो ऐसे चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है? वो भी बड़ा सिंपल है। शुरुआत करते हैं सॉलिड से। अब सॉलिड्स में क्या होता है कि सॉलिड्स में ना सॉलिड्स एक्सपैंड करते हैं जब हम उनको गर्म करते हैं। जैसे आइस सॉलिड है, तो जब हम आइस को गर्म करेंगे तो वो एक्सपैंड करेगी, है ना? और इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। अगर हम पानी को फ्रीजर में रख देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाएगी और वो आइस बना देगी। आइस क्यूब्स हमें मिल जाते हैं जब हम आइस ट्रे में पानी को डालते हैं। तो एग्जैक्टली सॉलिड्स दे एक्सपैंड व्हेन दे आर हीटेड एंड दे कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे आर कूल्ड। टाइप्स इसी में आते हैं लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल और क्यूबिकल। लीनियर मतलब जब लेंथ बढ़ेगी, एल फॉर लीनियर, एल फॉर लेंथ, जब उनकी लेंथ बढ़ती है सॉलिड्स की, दैट इज लीनियर एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन जब वो एरिया बढ़ता है, मतलब ओवरऑल इधर से भी बढ़ गए, उधर से भी बढ़ गए, ऊपर को भी नीचे को भी हर तरफ को बढ़ गए, दैट इज इंक्रीज इन एरिया। नेक्स्ट आता है क्यूबिकल एक्सपेंशन, जब उनका वॉल्यूम बढ़ता है, सो दैट इज क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये होता क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स, सॉलिड्स में पार्टिकल्स वाइब्रेट, पार्टिकल्स बहुत ही फास्ट वाइब्रेट करना शुरू करते हैं एंड दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं डेली लाइफ एग्जांपल्स की। अगर हम यहाँ पर बात करें तो बड़े सारे हैं। आपने देखा होगा हमारे घरों के बाहर ना एक पोल से दूसरे पोल को जो भी वायर जाती है, तारें जाती हैं ना, वो ऐसी कभी भी नहीं जाती हैं, ये तरीका ही नहीं है, वो हमेशा ही ऐसे होती हैं, ठीक है? रीजन क्या है? गर्मियों में तो ये और ज्यादा नीचे को ऐसे लटक जाती हैं, लेकिन सर्दियों में ये थोड़े ऊपर हो जाती हैं। रीजन बीइंग ये सॉलिड्स है। जब सॉलिड्स को गर्मी मिलेगी, हीट मिलेगी, तो ये एक्सपैंड हो जाएंगी, ये और थोड़ा नीचे को आ जाएंगी। लेकिन जब सर्दियां आएंगी तो ये कूल हो जाएंगी और ये कॉन्ट्रैक्ट होके कुछ ऐसी सीधी सी देखने को मिलेंगी। बात क्लियर हो गई? सो इलेक्ट्रिक एंड टेलीफोन वायर्स they are kept loose in summers and they contract in winters। ठीक है, उनको लूज रखा जाता है क्योंकि ये समर्स में एक्सपैंड होती हैं और विंटर्स में कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। वैसे ही गर्डर्स ऑफ द ब्रिजेस प्लेस्ड ऑन द रोलर्स। अब रोलर्स पे ना ब्रिजेस के वो जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं ना आयरन के, उनको रखा जाता है। अब सॉलिड है तो इससे क्या होता है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो ये एक्सपैंड होते हैं, तो ये जो रोलर्स हैं ये मूव होते हैं और जब ये गर्डर्स एक्सपैंड होते हैं तो इससे टू ब्रिजेस के टूटने का खतरा भी नहीं होता है। नेक्स्ट, आयरन रिम्स हीटेड बिफोर फिटिंग ऑन द वुडन व्हील। अब क्या होता है कि ये जो वुडन व्हील होते हैं ना, अब इनमें अगर आप रिम को देखो ना, एकदम एकदम पक्का ऐसे पैक्ड होता है ना, ऐसे कोई, आप ऐसे सोचो ऐसे करके रिम निकाल दो तो नहीं निकलता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो आयरन रिम्स होते हैं इनको इन वुडन व्हील्स में डालने से पहले क्या कर देते हैं, इनको एक्सपैंड करते हैं। दूसरा, गैप्स इन द रेलवे ट्रैक्स। तो अगर आप रेलवे ट्रैक्स देखोगे ना, तो रेलवे ट्रैक्स के बीच में ना हमेशा ये बीच में एक छोटा सा गैप छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि समर्स में एक्सपैंड हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक जगह होनी चाहिए इनको एक्सपैंड करने की। अगर जगह नहीं होगी तो ये कुछ ऐसे ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगे एक दूसरे पर, और जिसकी वजह से ट्रेन्स के डीरेल होने का खतरा होगा। नेक्स्ट, सीमेंटेड फ्लोर लेड ऑन द स्मॉल ब्लॉक्स विद द गैप्स। तो ये जो ब्लॉक्स पे रखते हैं ना, इनके बीच में भी गैप्स रखे जाते हैं। नेक्स्ट, बायोमेटेलिक स्ट्रिप इन द थर्मोस्टैट्स। तो उन बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स में भी गैप रखा जाता है।
Coming on to what happens in liquids, तो liquids they expand more than the solid. अब जितने solid expand होते हैं ना, liquid ने तो उनका भी रिकॉर्ड तोड़ के रखा है, वो और भी ज़्यादा expand हो जाते हैं और इसे हम cubical expansion बुलाते हैं, जिसकी कोई शेप नहीं होती है, राइट। अब वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम 0 to 4 डिग्री, 0 से 4 डिग्री तक वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड देन एक्सपैंड्स फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस ऑनवर्ड्स, ठीक है। एंड इट एक्सपैंड्स 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये एक्सपैंड होना शुरू होता है। रीजन, मैक्सिमम डेंसिटी होती है इसकी 4 डिग्री सेल्सियस पर, राइट। तो जब इट कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम 0 to 4 डिग्री, लेकिन उसके बाद ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज द क्यूबिकल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। अब गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस सबसे ज़्यादा एक्सपैंड करती हैं और इसे भी हम ये क्यूबिकल एक्सपेंशन में होता है। एंड यहाँ पर जो हीटिंग है गैस की, हीटिंग गैस इज सॉरी हीटिंग अ गैस इन अ बॉटल इन्फ्लेट्स द बलून। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर ये गैस है और यहाँ बलून लगा दिया, तो ये डिफ्लेटेड बलून है। अब आप क्या करो कि इस बलून को एक गर्म पानी वाला एक बीकर लो, उबलता पानी डाल दो और इस बॉटल को ना इस गर्म पानी में डाल दो। आप धीरे-धीरे क्या देखोगे कि ये बलून जो है ना, ये फूलना शुरू हो जाएगा। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट्स है जो आप घर पे कर सकते हो। तो ये इन्फ्लेट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर हवा थी ना, वो एक्सपैंड करना शुरू कर गई है और अब वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि एयर और भी ज़्यादा एक्सपैंड करती है। अब यहाँ तक समझ आ गया? कोई भी डाउट होगा आस्क क्वेश्चन सेक्शन पर पूछना या फिर लर्न हाउस स्वयं पर क्लास को बुक कर लेना। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। अब मोड क्या है? कैसे हीट ट्रांसफर होती है? ठीक है, सॉलिड कैसे एक्सपैंड करते हैं, लिक्विड गैसेस हमने सब देख लिया। किस तरह से हीट का ट्रांसफर होता है? सबसे पहले कंडक्शन, कन्वेक्शन और हीटिंग। ठीक है, कंडक्शन, हीटिंग नहीं, रेडिएशंस। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग विद द कंडक्शन। तो कंडक्शन सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है, गैसेस में भी होती है। अगर कन्वेक्शन की बात करें, कन्वेक्शन करंट्स आपको लिक्विड्स में यानी कि फ्लूइड्स में देखने को मिलेंगे। लिक्विड्स में और गैसेस में, हवा में भी कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं, लिक्विड में भी बनते हैं। और रेडिएशंस को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। एक एक करके डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद द कंडक्शन, जहां पर हीट ट्रांसफर हो रही है थ्रू सॉलिड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अनदर। यहाँ पर हमें एक मीडियम की ज़रूरत है एंड मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स, जिसमें जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक, ग्लास हो गया, ये सब इंसुलेटर्स हैं। क्यों मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स? क्योंकि इनमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हीट को क्विकली आगे की तरफ भेजने का काम करते हैं। जैसे कि अगर आप एक नाइफ लोगे, उस पे थोड़ा-सा बटर लगा दोगे। जब आप इस नाइफ का दूसरे एंड को गर्म करोगे, उससे क्या होगा, हीट धीरे-धीरे आगे की तरफ को ट्रांसफ़र होगी और ये मट बटर मेल्ट होता जाएगा। आगे बात करते हैं कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स बेसिकली मेटल्स होते हैं। ये मेटल्स कौन-कौन से होते हैं? जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमीनियम, सिल्वर। इंसुलेटर्स वुड, प्लास्टिक, रबर, कॉर्क, वूल एंड स्टिल एयर। अब रीजन बीइंग इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली, क्योंकि इनके पार्टिकल्स काफी दूर होते हैं और इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की एप्लीकेशंस की। जैसे आपने अवन देखा होगा, अवन की ना वॉल्स होती हैं, ये इंसुलेटेड वॉल्स होती हैं। तो जो अवन की गर्मी है ना, वो बाहर की तरफ को रेडिएट नहीं होती है, तो ये एफिशिएंटली हीट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप कुकिंग यूटेंसिल्स की बात करो तो ये हमारे मेटल्स होते हैं विच आर गुड कंडक्टर्स। तो जब आप नीचे से इसको हीट दोगे ना, तो अंदर रखा हुआ खाना इजीली कुक हो जाता है, क्योंकि हीट ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट, हैंडल्स ऑफ वुड और एबोनॉइड, दीज आर द इंसुलेटर्स। तो ये जो हैंडल्स बने होते हैं ना, ये हैंडल्स वुड या एबोनॉइड के बने होते हैं, या फिर हम वुडन स्पैचुला का भी यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। द रीज़न बीइंग कि अगर आप उसको गैस पे ऐसे भी छोड़ जाओगे, मतलब बंद कढ़ाई में आप दाल बना रहे हो और आप उसी दाल वाली कढ़ाई में उसको ऐसे छोड़ गए, तो भी वो गर्म नहीं होगा। आप जब उसको हाथ लगाओगे आके, तो वो एकदम से ना तो गर्म होगा और ना ही आपका हाथ जलेगा। देन आइस बॉक्सेस यूज कॉर्क और द वूल। तो इनके अंदर कॉर्क या वूल का यूज किया जाता है, जिससे हीट अंदर ही रहती है और बाहर नहीं निकलती है। मतलब जो ठंडी है, बाहर से हीट अंदर नहीं जाती है और अंदर का टेम्परेचर बना रहता है।
अब बात करते हैं द आइस रैप्ड इन द सॉडस्ट और द गनी बैग्स। तो आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े आइस के टुकड़े होते हैं, उनको बड़ी-बड़ी बोरियों जैसे गनी बैग्स में रखा जाता है। रीज़न बीइंग कि वो भी एक इंसुलेटर का काम करते हैं और हीट का ट्रांसफर नहीं होने देते। नेक्स्ट, वुडन क्लोथ्स कीप अस वार्म। दे ट्रैप एयर ट्रैप्ड एयर इंसुलेट। तो बेसिकली ये जो वुलन क्लोथ्स होते हैं ना, इनके बीच में कुछ एयर स्पेसेस होते हैं। ये जो एयर होती है, ये हीट को ट्रैप कर लेती है और उसको बाहर नहीं जाने देती, तो हमें ठंड नहीं लगती। नेक्स्ट, द कॉटन अराउंड द वाटर पाइप्स प्रिवेंट्स फ्रीजिंग। तो ये जो कॉटन होती है वाटर पाइप्स के अराउंड, ये भी फ्रीजिंग को प्रिवेंट करती है। ये बड़े ठंडी जगहों पे यूज होता है। क्विल्स हैव एयर पॉकेट्स। तो क्विल्स में भी वही होता है, एयर की पॉकेट्स होती हैं जो हमें गर्म रखती हैं। आगे बात करते हैं, अब आता है द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यानी कि जब सिर्फ फ्लूइड्स में हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये होता है पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से। तो जो भी ठंडी चीज होगी वो हल्की होगी, वो ऊपर जाएगी। गर्म चीज, सॉरी, जो भी चीज गर्म होगी वो ठंडी होगी, हल्की होगी और ऊपर जाएगी, और जो चीज ठंडी होगी वो भारी होगी, वो नीचे को आएगी। सो वार्म फ्लूइड, it can be air, it can be liquid, it rises up, राइट। और जो भी कूल चीज होगी वो नीचे की तरफ को सिंक होगी। बात क्लियर हो गई। तो ये चीजें काम कैसे करती हैं, अब ये काम कैसे करता है। जो हीटेड एयर या लिक्विड होता है ना, वो बहुत डेंस हो, उसकी डेंसिटी काफी कम हो जाती है, मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर हो जाते हैं, जिससे वो ऊपर की तरफ राइज कर जाती है। जो कूलर चीज होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, एंड द डेंसर एयर और लिक्विड मूव्स डाउन टू रिप्लेस इट, और इसी की वजह से कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। तो जैसे जब बड़ी ज़्यादा गर्मी होती है तो नीचे की हवा गर्म हो जाती है, वो ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है? वो हल्की हो जाती है, वो ऊपर चली जाती है। ऊपर की ठंडी-ठंडी हवा आके इस जगह का ये वाली जगह ले लेती है। तो इसी मूवमेंट की, और ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलता रहता है। फिर से नीचे की हवा गर्म हुई, ऊपर गई, ऊपर की ठंडी हवा नीचे आ गई। तो बस ऐसे ही कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। इवन अगर जब आप दूध गर्म करते हो, पानी गर्म करते हो, तो आप देखते हो कि ऊपर का दूध जल्दी गर्म हो गया और नीचे का नहीं हुआ। तो दूध नीचे का ही जल्दी गर्म होता है, बट फ़र्क ये है कि वो लाइटर हो जाता है, वो ऊपर आ जाता है, ऊपर से ठंडा दूध नीचे चला जाता है। ये पूरा कन्वेक्शन करंट बना रहता है, और इसी तरह से हमारे आस-पास की चीज़ें लिक्विड्स और एयर्स में कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। अब कन्वेक्शन इन लिक्विड्स, तो लिक्विड्स में अगर हम देखें तो पोटेशियम परमैंगनेट वाला एक्सपेरिमेंट है, ये हमें शो करता है द अपवर्ड कन्वेक्शन करंट एंड द कन्वेक्शन इन गैसेस, ठीक है, ये अलग है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाले हैं, ठीक है, और साथ में डाला है पानी, नीचे से हम इनको हीट कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने पोटेशियम परमैंगनेट क्यों दिया है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट जब डिसॉल्व होगा पानी में, तो वो पिंक या पर्पल कलर देगा हमें। तो जैसे-जैसे वो डिसॉल्व होता जाएगा, ये और नीचे है तो ये गर्म होता जाएगा, नीचे का पानी पिंक पर्पल होता जाएगा, ये हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, और ऊपर से नीचे को पानी, नॉर्मल पानी आता दिखाई देगा। तो इससे ये जो कन्वेक्शन करंट्स है ना, ये हमें काफ़ी क्लियरली दिखाई देते हैं। अब अगर हम गैसेस की बात करें तो हम कार्डबोर्ड चिमनी एक्सपेरिमेंट करते हैं विद कैंडल एंड स्मोक। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस। तो वेंटिलेटर्स और विंडोज, तो वेंटिलेटर्स और विंडोज हमेशा ऊपर होती हैं, रूम में ऊपर होती हैं, क्योंकि अंदर से जो गर्म हवा है वो राइज करती है और वो बाहर निकल जाती है, और ऊपर से जो फ्रेश हवा है वो नीचे को आ जाती है, इसलिए ये हमेशा ऊंची होती हैं विंडोज और वेंटिलेटर्स। चिमनीज की बात करें तो चिमनीज में भी, जैसे अभी मैं गैसेस का बता रही थी, तो वो एग्जैक्टली आप इससे समझ सकते हो। तो वो एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में है। तो इसमें क्या होता है कि अब जब हम खाना बनाते हैं तो चिमनी से धुआं निकलता है, तो हॉट गैसेस वो ऊपर की तरफ को राइज होती हैं और स्मोक चिमनी से बाहर को आ जाती है। नेक्स्ट, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। लैंड ब्रीज वो हवा जो लैंड से सी की तरफ को चलती है, और दूसरी हवा जो सी से लैंड की तरफ को चलती है वो होती है सी ब्रीज। लैंड ब्रीज रात को चलती है, क्यों? क्योंकि रात को ना लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। तो लैंड के ऊपर की हवा ठंडी है, वाटर के ऊपर, सी के ऊपर की हवा गर्म है। तो सी के ऊपर की हवा राइज हो जाएगी और लैंड से हवा जाएगी उस हवा को रिप्लेस करने के लिए। लेकिन दिन में उल्टा होता है। दिन में लैंड तो एकदम गर्म हो जाती है, जैसे एकदम ठंडी होती है वैसे एकदम गर्म भी हो जाती है, और दूसरी तरफ सी के ऊपर जो हवा है वो धीरे 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 गर्म हो रही है।
तो इससे क्या होता है कि सी से लैंड की तरफ को ठंडी-ठंडी हवा चलती है, सो दैट इज़ द सी ब्रीज़। तो ये कॉन्सेप्ट एग्ज़ैक्टली वही पान हवा गर्म हुई, हवा ठंडी हुई, बस वही है। सी और लैंड ब्रीज, तो ओशन करंट्स भी बनते हैं। वार्म एयर राइजेस एट द इक्वेटर, ठीक है, तो वार्म राइज एयर इक्वेटर पे ऊपर की तरफ को आती है। वैसे ही रेफ्रिजरेटर की जो कूलिंग है, कूलिंग चेम्बर्स हैं, दे कूल एयर, वो ठंडा करते हैं और हवा सिंक होती है। कर्टन्स और वेदर स्ट्रिपिंग जो होती हैं, ये भी स्टिल एयर को ट्रैप करती हैं, जिससे हीट का ट्रांसफर नहीं होता। देन रूम हीटर्स आर प्लेस्ड नियर द फ्लोर्स, ताकि ये जो हॉट एयर है वो राइज हो ऊपर की तरफ। देन फायरमैन क्रॉल, क्योंकि हॉट एयर हमेशा ऊपर की तरफ को राइज हो जाती है और नीचे जो वो हवा है, मतलब जो फ्लोर के पास हवा है, वो ठंडी होती है। तो इसीलिए फायरमैन जब चलते हैं तो वो हमेशा क्रॉल करके चलते हैं, क्योंकि ऊपर गर्म है, नीचे ठंडा है। अब बात करते हैं द नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट इज रेडिएशंस। तो रेडिएशन, जैसे सन की जो रेज आती हैं और हम तक पहुंचती हैं, वो रेडिएशन से ही आती हैं। हमने बात की थी ना, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट द स्पीड ऑफ 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, and no heating is needed, like no heating of the medium is यहाँ पर मीडियम की हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर होती है एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन। जितने भी ब्लैक, जितने भी डल सरफेसेस हैं, ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। जितने भी वाइट और शाइनी सरफेसेस हैं, ये रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं और लाइट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये हॉट प्लेट है, हॉट प्लेट को जब हम गर्म करते हैं, तो ये अपने आसपास की जगहों को हीट ट्रांसमिट करती है थ्रू रेडिएशन। यहाँ पर कंडक्शन या कन्वेक्शन नहीं होता, दिस इज थ्रू द रेडिएशंस। अब एप्लीकेशंस में वही वाइट क्लोथ्स या डार्क क्लोथ्स, तो वाइट क्लोथ्स हम समर में पहनते हैं, क्योंकि तब हम चाहते हैं कि ये जो हीट एनर्जी है ना, ये आके हमारे कपड़ों में ना एब्जॉर्ब ना हो जाए। एब्जॉर्ब हो जाएगी तो गर्मी लगेगी। वहीं पर हम डार्क विंटर्स में पहनते हैं, ताकि जो हीट एनर्जी आए वो हमारे कपड़ों में एब्जॉर्ब हो जाए और हमें बहुत ज़्यादा ठंड ना लगे, हमारे अंदर गर्मी रहे। द बॉटम ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स आर पेंटेड ब्लैक, ताकि वो हीट जो भी आ रही है फ्लेम से, वो एब्जॉर्ब कर लें। शाइनी रिफ्लेक्टर्स होते हैं रूम हीटर्स में, ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब ना करके हीट को रिफ्लेक्ट कर दे हमारी तरफ। क्लियर हो गया? अब आते हैं थर्मस फ्लास्क पे। थर्मस फ्लास्क आपने देखी होगी, आप स्कूल के लिए भी यूज़ करते होंगे, ठंडा गर्म पानी रखने के लिए, चाय दूध रखने के लिए। तो ये चीज़ों को गर्म चीज़ों को गर्म, ठंडी चीज़ों को ठंडा रखती हैं। नाउ फीचर्स प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ हीट और द गेन ऑफ हीट, तो ये डबल वॉल्ड होती हैं, जहाँ पर किसी भी तरह का कोई कंडक्शन या कन्वेक्शन नहीं होता और ये दोनों ही वॉल के बीच में वैक्यूम होता है। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। सिल्वरी सरफेसेस होते हैं वॉल्स के, जो रेडिएशंस को भी कम कर देते हैं, और ऊपर कॉर्क स्टॉपर होता है विच प्रिवेंट्स कन्वेक्शन। अब इसको डालते हैं एक प्लास्टिक केस में, प्लस शॉक एब्जॉर्बर भी होता है, ये प्रोटेक्शन भी देता है और ये इंसुलेशन भी करता है। चलो, तो ये तो था हमारा चैप्टर की डिटेल्स। अब जल्दी से क्विकली कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर लगता है कहीं पर भी डाउट है, आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना या फिर लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक कर लेना। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अ मेटल स्पून केप्ट इनसाइड अ हॉट बोल ऑफ सूप बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है उस हॉट सूप से चम्मच की तरफ को, क्योंकि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और स्पून एक मेटल है। आगे, आइस इज रैप्ड इन अ गनी बैग इन समर्स। क्यों? ताकि गनी बैग्स उस हीट को ट्रैप करके रखें। सो एयर ट्रैप्ड इन द गनी बैग पोर्स एक्ट्स एज इंसुलेटर्स। नेक्स्ट, कुकिंग पैन्स हैव वुडन और एबोनॉइड हैंडल्स, ताकि हीट कंडक्ट ना हो, हीट का ट्रांसफर ना हो, बिकॉज दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। नेक्स्ट, व्हेन वाटर इन अ वेसल इज हीटेड फ्रॉम बिलो, जब नीचे से हम उसको हीट करते हैं, इट सर्कुलेट्स। क्यों? क्योंकि कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। हॉट वाटर इज लाइटर, सो इट राइजेस अप। ठीक है, आगे चलते हैं। वेंटिलेटर्स आर प्लेस्ड हाई इन द रूम्स। क्यों? क्योंकि गर्म हवा बाहर निकल जाए और वहां से कूल फ्रेश हवा अंदर आए। सो हॉट एयर राइजेस अप एंड एस्केप्स थ्रू द वेंटिलेटर्स। आगे, चिमनीज इन फैक्ट्रीज हेल्प इन रिमूविंग स्मोक। क्यों? स्मोक गर्म होती है तो ऊपर चिमनीज होती हैं, सो हॉट गैसेस राइजेस अप थ्रू द चिमनी।
तो हॉट गैसेस इस चिमनी से बाहर को निकल जाती हैं। लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी एट नाइट। क्यों? लैंड ब्रीज लैंड से सी की तरफ को चलती है रात को। ऐसा क्यों? क्योंकि रात को लैंड जल्दी ठंडी होती है, पानी फिर भी गर्म रहता है, वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो लैंड ज़्यादा ठंडी है, वहाँ की हवा ठंडी है, पानी के ऊपर की हवा गर्म है, वो ऊपर की तरफ को राइज हो जाती है और यहाँ से लैंड से हवा चलती है और उस एरिया को रिप्लेस करती है। सो द लैंड रिमेन्स वार्मर देन द सी। नो, लैंड इज कूलर देन द सी एट नाइट। ठीक है। नेक्स्ट, वी फील वार्म व्हेन सिटिंग इन सनलाइट बिकॉज हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस बाय। कैसे आती है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इट कम्स बाय रेडिएशंस। नेक्स्ट, अ ब्लैक कार पार्क्ड इन द सन बिकम्स हॉटर देन द व्हाइट कार। क्यों? क्योंकि ब्लैक सरफेस हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से ब्लैक सरफेसेस एब्जॉर्ब्स मोर रेडिएशंस, और अब एब्जॉर्प्शन की वजह से वो ज्यादा गर्म हो जाता है। नेक्स्ट, अ थर्मस फ्लास्क कीप्स लिक्विड्स हॉट और कूल्ड मेनली बिकॉज। क्यों? क्योंकि उसकी वॉल्स पेंटेड हैं, या वो आयरन का बना है, या वैक्यूम प्रिवेंट्स द हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, या कॉर्क प्रिवेंट्स इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन तो नहीं प्रिवेंट करता, पेंटेड है वो भी रीजन है, आयरन है ये रीजन नहीं है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है। वैक्यूम क्रिएट हो जाता है डबल वॉल्स के बीच में, जिसकी वजह से अब यहाँ पर कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं होते। नेक्स्ट, इफ द temperature increases by 10 degree, the increase in Kelvin scale is। अगर 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ गया है तो केल्विन स्केल पर कितना टेम्परेचर राइज होगा? तो आपको याद है केल्विन इज इक्वल टू, याद करो, फॉर्मूला था हमारा एक, उसको रिकॉल करो। अगर आप फॉर्मूला ना भी याद करो तो चलेगा, एक बात याद रखना कि अगर सेल्सियस स्केल पर 1 डिग्री चेंज होता है तो वहां पर केल्विन पर भी एक ही होगा। तो अगर यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है तो केल्विन स्केल पर भी 10 ही होगा। नेक्स्ट, कूल एयर डिसेंड्स फ्रॉम द कूलिंग फ्रीजर ऑफ द रेफ्रिजरेटर। क्यों? क्योंकि कूलर एयर इज, इट इज डेंसर और लाइटर। इट इज नॉट लाइटर, लेकिन ये डेंस होती है। आगे बात करते हैं, कॉटन रैप्ड ऑन द वाटर पाइप्स इन विंटर्स प्रिवेंट्स फ्रीजिंग। क्यों? क्योंकि ये जो कॉटन होती है ये एयर को ट्रैप कर लेती है और वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है। नेक्स्ट, अ मेटल बॉल फिट्स टाइटली थ्रू अ रिंग एट द रूम टेम्परेचर, ऑन हीटिंग द बॉल इट विल। तो मेटल बॉल जो है वो रिंग में टाइटली टाइट होती है, राइट, एट द रूम टेम्परेचर। क्यों? क्यों? और जब हम इसको बॉल को हीट करते हैं तो क्या होता है? इट बिकम्स टाइटर, क्योंकि वो एक्सपैंड करता है तो वो एकदम टाइट हो जाता है। अ परफ्यूम स्प्रेड इन वन कॉर्नर स्प्रेड्स क्विकली अक्रॉस द रूम्स ड्यू टू। क्योंकि जब हम स्प्रे करते हैं ना तो वो एकदम से ऐसे डिफ्यूज हो जाता है, वो जो पार्टिकल्स है ना वो एकदम फैल जाते हैं, जिस वजह से वो पूरे रूम में फील होता है। नेक्स्ट, लेट अस कन्वर्ट देम। ओके, सबसे पहले है हमें डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करना है, तो हमें सेल्सियस में करना है। तो फॉर्मूला लिखो ज़रा। इट इज़, आप ऐसे भी लिख सकते हो -32 मल्टीप्लाइड बाय 5/9, या फिर दूसरी तरह से भी लिख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था। तो फ़ारेनहाइट इज़ 104 -32 मल्टीप्लाइड बाय 5/9। निकालो ज़रा आंसर, क्या आंसर आएगा इसका? सो इट इज़ 2 and 7 मल्टीप्लाइड बाय 5/9, तो मतलब 40 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही अब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो इट इज़ इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज़ व्हाट इज़ एट द सेल्सियस स्केल प्लस 32 करेंगे। सो 9/5 मल्टीप्लाइड बाय 25 प्लस 32। तो सॉल्विंग दिस, 5 45 प्लस 32 इज इक्वल टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। नेक्स्ट, अब आपको इसको करना है फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32 कर देंगे। फॉर्मूला लिखो, आंसर करो। उसके बाद डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे? 9/5 मल्टीप्लाइड बाय, नहीं, इसको 5/9 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 95 माइनस 32, राइट। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो दोनों को ही सॉल्व करके मुझे बताना। अब कुछ और क्वेश्चंस। हीट फ्लोज फ्रॉम डैश बॉडी टू द डैश बॉडी। हीट हमेशा हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, नॉट सेल्सियस, गलत मत लिखना। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज अ किंक टू प्रिवेंट, हैज अ किंक टू प्रिवेंट द बैक
flow of mercury. Next, metals are dash of heat while wood is dash. Metals are the good conductors, right? So you write good conductors and these are the poor conductors, or you can write poor conductors या फिर insulators. Water has the maximum density at 4 degrees Celsius. Heat, transfer of heat without a medium is called as radiations. Gaps are left between the railway tracks to allow the thermal expansion, और वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें. लैंड ब्रीज, तो लैंड से सी की तरफ चलने वाली हवा. एक होम असाइनमेंट है आपके लिए जो आपको सॉल्व करनी है, और कोई भी डाउट होता है या तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्नर हब स्वयं में बुक करना. और आपको जैसे आप एक टेस्ट देते हो फाइनल एग्जाम में जैसे आंसर लिखोगे ना, बिल्कुल वैसे ढंग से लिखना. बड़े सारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. तो 2 पेजेस में क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ में चेक कर लेना, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना. बहुत सारे क्वेश्चंस है, 2 पेजेस में है, रिमेंबर. ओके, सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो लर्नर हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है.